हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म नहीं होता है तब तक 11 बजे तक डेली मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलता रहेगा, ठीक है। आने वाले बीपीएससी का जो शिक्षक बहाली है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखे ही हैं कि बिहार का हिस्ट्री पूछा जाएगा, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर कर दिया गया है बिहार का पूरा हिस्ट्री। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और डेली 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होगा जब तक कि ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी, सबसे पहले आई थी पुर्तगाली, उसके बाद आया था दोस्तों डच, उसके बाद अंग्रेज और फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। ये मेन 5 कंपनियां हैं जो कि भारत में आती है और भारत में अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ती है, ठीक है। इसमें सबसे मजबूत जो थे वो अंग्रेज होते हैं, ठीक है, सबसे मजबूत। और सबसे ज़्यादा दिन तक शासन भी अंग्रेज के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पुर्तगाली कब आए थे। तो पुर्तगाली जो आए थे 1498 ईस्वी में आए थे, इसलिए इसका क्रम याद रख लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ये आई थी 1595 ईस्वी में ही आ गई थी ये। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में। डेनिश की बात करें तो डेनिश जो थी दोस्तों ये आई थी 1615 में, 1615 में। और फ्रांसीसी जो आई थी वो 1664 में, ठीक है। फ्रांसीसी 1664 में, ठीक है। आपको जो ईस्वी याद रखना है मेनली फ्रांसीसी का याद रखना है, ये ईस्वी याद रखना है, और ये अंग्रेज का 1600 ईस्वी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली को शुरू करने वाले हैं। पुर्तगाली का जो आगमन होता है 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचते हैं। और कौन आते हैं तो वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली रहते हैं जो कि भारत आता है। और किस रास्ते से आता है ये पूछा जाता है, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो भारत आता है। तो इसको याद रखना है कि किस रास्ते से भारत आया था, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। कौन, तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को दोस्तों समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचा था और इसलिए इसे समुद्री मार्ग, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग के खोजकर्ता भी बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, समुद्री मार्ग के खोजकर्ता। कहाँ के लिए, तो भारत आने के लिए। कहाँ के लिए, भारत के लिए। कहाँ से, तो यूरोप से, ठीक है। और ये कहाँ पहुँचता है, तो भारत में कालीकट बंदरगाह पहुँचता है। कालीकट बंदरगाह पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ का शासक होता है जिसका नाम याद रखना है दोस्तों, वो होता है जमोरियन। और ये जो है दोस्तों इसका वहाँ कालीकट में स्वागत करता है। जमोरियन शासक रहता है जो कि क्या करता है, इसका स्वागत करता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो भारत आया था तो इसका जो पथ प्रदर्शक था वो था पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला, वो था अब्दुल मजीद। इसके बारे में भी पूछा जाता है, अब्दुल मजीद, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों केवल वही पॉइंट को कवर किया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे पूरा एक बार आप लोगों को कहानी पता चल जाएगा और इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 80% क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बन रहे हैं, ठीक है, यहीं से। और उसके बाद जो 20% या 10% आपसे नहीं बने उसको या तो याद कर लीजिएगा या फिर अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 1503 ईस्वी में प्रथम व्यापारी कोठी का मतलब है दोस्तों फैक्ट्री।
प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोला गया पुर्तगालियों को द्वारा और कहाँ पे खोला गया, तो कोची के तट पे, कोची में खोला गया। ठीक है, कोची में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो कोची में। और कब स्थापित की थी, तो 1503 में। सबसे पहले पुर्तगाली ही अपना फैक्ट्री भारत में बनाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, व्यापारिक कोठी सबसे पहले कौन, 1503 ईस्वी में ही बना लेते हैं, तो पुर्तगाली बना लेते हैं। और कहाँ पे बनाते हैं, तो कोची में। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये दोस्तों प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। वो 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का वायसराय बनता है और 1509 ईस्वी तक वो क्या रहता है, तो वायसराय रहता है। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय था 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक ये वायसराय के पद पे रहता है। ठीक है, इसके द्वारा एक पॉलिसी चलाया गया था जिसको याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था या कौन पुर्तगाली वायसराय के द्वारा चलाया गया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाया गया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। अब है दोस्तों अगला अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम तो देख ही रहे हैं किस तरीके से रखा है भाई, स्टाइलिश पूरा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में जब अल्मीडा के बाद ये वायसराय बनता है 1509 ईस्वी में। तो 1509 में वायसराय बनता है ये कौन, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे दोस्तों पुर्तगाली साम्राज्य में भारत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में और व्यापारिक कोठियों को और विकसित किया सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसे अल्फांसो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली का। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क का कुछ काम के बारे में जानेंगे। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है, गोवा पर कब्जा कर लेता है अल्बुकर्क। और गोवा पे जो कब्जा करता है दोस्तों, वो बीजापुर के शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इसे पराजित करके गोवा पे अधिकार कर लेता है। तो अगर पूछा जाए अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पे कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार हो जाता है 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ था, तो 1510 ईस्वी में। और किसको हरा के प्राप्त किया था, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर या पराजित करके गोवा पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कोची पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र जो होता है वो होता है कोची। ठीक है, और इसे ही दोस्तों राजधानी बनाता है। ठीक है, कोची को ही अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, तो पूछा जाए अल्बुकर्क कोची को राजधानी बनाता है, कौन पुर्तगाली था जो कि कोची को अपना व्यापारिक केंद्र या राजधानी बनाया था या मुख्यालय बनाया था। ठीक है, राजधानी बनाया या फिर मुख्यालय भी रह सकता है, तो मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था कोची को। ठीक है, उसके बाद एक अगला जो वायसराय आएगा वो अपने मुख्यालय को कोची से ले जाता है कहाँ, तो गोवा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। 1511 ईस्वी में मलक्का पे अधिकार कर लेता है और 1512 ईस्वी में होरमुज पे अधिकार कर लेता है। ये सारा था अल्बुकर्क का काम। ठीक है, 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार किया था, ये मेनली पूछा जाता है, इसका ईस्वी भी याद रखिएगा और किसको हरा के प्राप्त किया था ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका अपना ये व्यापारिक केंद्र कोची था, इसको भी याद रखना है। ठीक है, मलक्का पे अधिकार 1511 में और 1512 में होरमुज पे अधिकार कर लेता है। ये दोस्तों उतना नहीं पूछा गया कभी, तो लेकिन एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये गोवा पे अधिकार ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला वायसराय है दोस्तों नीनो द कुन्हा। ये भी पुर्तगाली वायसराय है और 1530 ईस्वी में ये इसका बस एक ही काम है जिसको आप लोग याद रखिएगा कि 1530 ईस्वी में मुख्यालय को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देता है। कहाँ ले जाता है, पहले कोचीन था और ये किसके समय में कोची था, कौन बनाया था, तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क बनाया था कहाँ पे,
तो कोची में और गोवा में ले जाता है कौन, तो नीनो डी कुन्हा। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट है पुर्तगालियों से रिलेटेड, इसको भी देखेंगे। गोवा, दमन एंड दीव, ये दोस्तों 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आता है 1498 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है, आप लोग देखे ही थे, वास्को डी गामा आता है। ठीक है, और जाता कब है, तो 1961 ईस्वी में। इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 ईस्वी में ही अंग्रेजों से, लेकिन पुर्तगाली जो है वो अपना कब्जा गोवा और दमन द्वीप पे बनाए हुए थे। 1961 ईस्वी तक वो वहाँ पे रहते हैं। तो 1961 के बाद पुर्तगाली के अधिकार में रहा था क्या, 1961 के बाद गोवा और दमन द्वीप पुर्तगालियों से फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि गोवा कब भारत में मिला था, तो 1961 ईस्वी में। इससे पहले यहाँ पे किसका शासक था, तो पुर्तगालियों का। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद में भारत से वापस गया। बिल्कुल, पुर्तगाली 1498 में भारत आया था और 1961 में भारत से वापस गया था। तो उसके बाद है पुर्तगाली के द्वारा दोस्तों तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ये सभी जो है दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा ही भारत में लाया गया था। ठीक है, तो बोला जाए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन था, तो पुर्तगाली जो है दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है। साथ ही दोस्तों तंबाकू का। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बारे में। इससे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ लिए, तीनों इसके वाइसराय के बारे में पढ़ लिए, इसकी पहली व्यापारिक कोठी पढ़ लिए, प्रथम जो आया था वास्को डी गामा उसके बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1602 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री जो खुला था, तो ये देखिए पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोला गया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला गया था, तो मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और कब, तो 1605 ईस्वी में। ठीक है, ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, इसको पूछा जाता है। 1632 ईस्वी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ईस्वी भी याद रखिएगा। 1632 ईस्वी में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगर पूछे पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1632 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पुलिकट, ये डचों का मुख्यालय था। तो डचों का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ था, तो पुलिकट में था। पुर्तगालियों का देखे थे कोची में था, बाद में गोवा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन डचों का कहाँ पे था, तो पुलिकट में। ठीक है, और यहीं से दोस्तों पेगोडा नाम का स्वर्ण सिक्का चलाया था। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि पेगोडा नामक स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था, तो डचों के द्वारा चलाया गया था। और कहाँ से इसको चलाया गया था, तो पुलिकट से चलाया गया था। यहीं पे सिक्का ढाला जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, पुलिकट से ये चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों ये है नवंबर 1759 में वेदरा का युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अब यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है सही और ये गलत, मतलब कि इसमें अंग्रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और डचों का क्या हो जाता है, तो पराजय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में, नवंबर 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध किसके बीच, तो अंग्रेज और डचों के बीच होता है। इसमें अंग्रेज जो है डचों को हराने में कामयाब हो जाता है, और इसके साथ ही भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति शुरू हो जाती है। वेदरा के युद्ध के बाद ही धीरे धीरे करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त हो जाती है। अब देखेंगे एक एक करके अंग्रेज दोस्तों भारत से सबको बाहर कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला अंग्रेज के बारे में। सबसे मेन खिलाड़ी तो यही है अंग्रेजों के बारे में, और अंग्रेज के बारे में देखेंगे तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। पूर्व के साथ मतलब भारत जो है
ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार 31 दिसंबर 1600 को मिल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी किया जाता है इस समय। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फ्लाइट मोड में डाल दें, नहीं तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1599 में, 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस स्थापना के बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और कितने दिनों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए ये अधिकार मिलता है। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये अधिकार दिया जाता है, जो वहाँ की महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था। ठीक है, और भारत कहाँ आया? सूरत आया, और सूरत आने के बाद ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा जाता है। उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और जहांगीर शासन में था। चूंकि एक कहानी है दोस्तों कि कैप्टन हॉकिंस जो निकला था वहाँ से, उस समय भारत में अकबर का शासन था, तो वो जो वहाँ से संदेश लाता है वो अकबर के नाम का लाता है। लेकिन जब यहाँ पे वो पहुँचता है कैप्टन हॉकिंस, तब तक सत्ता परिवर्तन हो गया रहता है, अकबर की मृत्यु हो गई रहती है और जहांगीर सत्ता पे काबिज हो गया रहता है। तो वो जहांगीर के दरबार में उससे मिलने जाता है। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर सूरत आता है। कौन? भारत आता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जो कि भारत आए थे। ठीक है, और कहाँ मिलते हैं? तो आगरा में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। अब कैप्टन हॉकिंस जो आए थे दोस्तों, वो हेक्टर नामक जहाज से आए थे। हेक्टर जो था एक जहाज का बेड़ा था, जिसमें दोस्तों कई बड़े बड़े जहाज थे। ठीक है, एक पूरा जत्था लेके आया था, एक जहाज से तो आया नहीं था, पूरा मतलब 10-20 जहाज होगा, ज़्यादा ही होगा। तो उस पूरा को झुंड में ये लेके आए थे और उसका नाम था दोस्तों हेक्टर। तो पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और सबसे पहले जो पहुंचा था भारत, वो रेड ड्रैगन पहुंचा था। रेड ड्रैगन दोस्तों इसी बेड़े में से एक जहाज था। ठीक है, हेक्टर जो बेड़ा था उसमें आया था कौन? तो कैप्टन हॉकिंस आया था और रेड ड्रैगन सबसे पहले भारत पहुंचा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सबसे पहले भारत पहुंचा। अब देखिए, अब बारात में दूल्हा जो निकलता है तो पूरा जत्था लेके निकलता है, 10 गाड़ी 20 गाड़ी का, लेकिन सबसे पहले जो गाड़ी पहुंचता है वो कोई और गाड़ी पहुंचता है। वही उसी है कि आया जो था हेक्टर वाला जहाज में बैठा था कौन? हॉकिंस। ठीक है, तो और एक पूरा बेड़ा लेके आया था, पूरा जत्था लेके आया था जहाज़ों का। जैसे दूल्हा गाड़ी का पूरा काफिला लेके जाता है, वैसे ये जहाज़ों का काफिला लेके आया था। तो वो खुद जो आया था हेक्टर नामक जहाज से आया था और सबसे पहले जो पहुंचा था वो रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन पहुंचा था। बिल्कुल इसको याद हो गया होगा आप लोग को। अब जहांगीर से जब वो मुलाकात करता है आगरा में, तो जहांगीर उसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, उसको भी नाम परिवर्तन कर देता है, एक उपाधि देता है कि चलो हॉकिंस आज से तुम हो गए इंग्लिश खान। क्या हो गए? तो हॉकिंस तुम आज से हो गए इंग्लिश खान। जिस तरीके से योगी जी नाम बदल रहे हैं, उसी तरीके से जहांगीर भी जब कैप्टन हॉकिंस आया था तो उसे उपाधि देता है इंग्लिश खान की। ठीक है, किस चीज़ की? तो इंग्लिश खान की। उसको बोला कि चलो आज से तुम इंग्लिश खान, हम तुमको इंग्लिश खान के बुलाएं, तुम्हारा नाम होगा हॉकिंस टॉकिंस, जो भी, हमको नाम नहीं, तुम्हारा नाम लेने नहीं आता है, हम तुमको नाम रखेंगे इंग्लिश खान। इसीलिए उसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। चलिए अब बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेज जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे मसूलीपट्टनम में कौन अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में एक और था दोस्तों जो है डच जो है दोस्तों, ये भी मसूलीपट्टनम में ही किया था। पीछे हम लोग पढ़े हैं तो देख लीजिए। डच और अंग्रेज दोनों अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ शुरू करते हैं? याद करने में सुविधा होगा,
याद रख लीजिए, डच और अंग्रेज दोनों मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी खोलते हैं। ठीक है, 1611 में अंग्रेज खोले थे और डच जो खोला था वो कब खोला था, तो 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में ये खोला था। ठीक है, तो पहले कौन खोला था, तो डच 1605 में, और अंग्रेज खोला था 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री। कहाँ पे, दोनों मसूलीपट्टनम में ही खोलता है। ठीक है, पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली हम लोग पढ़े थे, पुर्तगाली कहाँ खोला था, तो पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कोची में खोला था। ठीक है, अब देखते हैं 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और इस फरमान के तहत सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दे दिया जाता है। ऐसा होता यह है कि सूरत में दोस्तों मसूलीपट्टनम से पहले सूरत में ही अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कोठी शुरू करता है खोलना, लेकिन होता क्या है, वहां पे जहांगीर के द्वारा रोक लगा दिया जाता है, जिस कारण के बाद अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में जाके खोलता है। लेकिन फिर जहांगीर के द्वारा फरमान जारी करके कोठी खोलने की या फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाता है और फिर इजाज़त मिलने के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, पहला स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो सूरत में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन खोला कहाँ गया, चूंकि बंद हो गया बीच में ही, नहीं ओपन करने दिया गया फैक्ट्री, तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जाके अपना व्यापारिक कोठी खोल लेता है। लेकिन फिर जहांगीर के द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि चलो भाई ठीक है, लो खोल लो। उसके बाद 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोलता है कहाँ पे, तो सूरत में। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए पहली फैक्ट्री कहाँ ओपन हुई थी, तो मसूलीपट्टनम में, और पहली फैक्ट्री कहाँ खुलना शुरू हुआ था अंग्रेजों का, तो सूरत में। और बन के कौन तैयार हुई सबसे पहले, तो मसूलीपट्टनम वाला, और दूसरे नंबर पे कौन बन के तैयार हुआ था, तो सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों की, इसमें भी याद रखिएगा, 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में। उसके बाद है दोस्तों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी दोस्तों 1615 ईस्वी में भारत आते हैं। 1615 ईस्वी में भारत आते हैं और ये भी दोस्तों जेम्स प्रथम के दूत बनकर आता है। जेम्स प्रथम के दूत बन के, सबसे पहले जेम्स प्रथम के दूत बन के कौन आए थे, तो हॉकिंस आए थे। उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन के सर टॉमस रॉ आते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में पढ़ लिए। और ये अजमेर में जाके दोस्तों, अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। आगरा में मुलाकात किया था हॉकिंस, और अजमेर शरीफ जानते हैं दोस्तों, तो वहीं पे अजमेर में मुलाकात कौन किया था, तो अजमेर में मुलाकात किया था जहांगीर से सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ठीक है। और इसके बाद सर टॉमस रो को जहांगीर ने विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने का अधिकार दे देता है। देखिए किस तरीके से अंग्रेज भारत आता है और धीरे धीरे करके पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आया था और पहले व्यापार करना शुरू करता है। और देखते रहिए क्रम से क्रम कि किस तरीके से वो एक धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते भारत पे राज करने लग जाता है। देखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त करता है। अब जाता है भाई गोलकुंडा का जो सुल्तान रहता है उसके पास, और उसको पास गप देता है, उसको एकदम अपने पॉलिटिक्स देके अपने पक्ष में लाता है। उससे भी क्या करता है, सुनहरा फरमान प्राप्त कर लेता है। और ये इसका सुनहरा फरमान में क्या था कि हम तुमको 500 पैगोडा वार्षिक देंगे। कौन बोलता है, अंग्रेज बोलता है कि हम तुमको 500 पैगोडा वार्षिक देंगे। जैसे रुपया होता है वैसे ही पैगोडा मान लीजिए 500 रुपया बोलता। उस समय पैगोडा चलता था तो बोला कि चलो हम तुमको 500 पैगोडा वार्षिक देंगे, तुम हमको क्या कर दो, गोलकुंडा का जितना भी बंदरगाह है, गोलकुंडा का जितना भी बंदरगाह है उस पर व्यापार करने का अधिकार दे दो। तो ठीक है। इसके बाद वहाँ का जो गोलकुंडा का जो सुल्तान रहता है वो मान जाता है। 500 रुपया वार्षिक 500 पैगोडा वार्षिक के भुगतान पर गोलकुंडा का जितना भी बंदरगाह था वो अंग्रेजों को दे दिया। बोला कि ठीक है तुम हमको 500 पैगोडा वार्षिक दो, अब बाकी तुमको जो व्यापार करना है गोलकुंडा के पोर्ट से या फिर बंदरगाह से व्यापार करो। ठीक है। तो इस तरीके से उसको गोलकुंडा जो है दोस्तों ये हैदराबाद वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश मतलब ये क्षेत्र है दक्षिण भारत का, और उसके तटीय क्षेत्र है दक्षिण भारत, आप लोग जानते हैं समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां पे इसको व्यापार करने का सुविधा मिल गया। ठीक है। अब देखिए, अब 1639 ईस्वी में क्या करता है, एक अंग्रेज है फ्रांसिस डे।
फ्रांसिस डे क्या करता है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है। मद्रास को पट्टे पर लेता है। मद्रास जो कि चेन्नई, इसी का नाम बाद में चेन्नई पड़ा, मद्रास या फिर चेन्नई, इसको दोस्तों मद्रास को पट्टे पर लेता है, मतलब भाड़े पे लेना, पट्टे पे लेना मतलब भाड़े पे लेना, ठीक है। तो पट्टे पर ले लेता है। अब क्या करता है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे ले लिया, भाड़ा देता होगा उसको कुछ। अब उसको वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक कोठी का निर्माण किया। कोठी मतलब फैक्ट्री, ठीक है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक कोठी का निर्माण करता है, ठीक है। वहां पे क्या किया, किराया पे ले लिया, अपना कोठी खोल डाला, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, देखिए यही यहाँ पे है तमिलनाडु। अगर इंडिया का मैप देखेंगे और नीचा वाला भाग देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहीं पे दोस्तों ये पूर्वी तट है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पूर्वी तट पे कौन सी फैक्ट्री थी, तो पूर्वी तट पे भारत का था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। किस तट पे, तो पूर्वी तट पे। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट, इधर पश्चिमी तट और इधर पूर्वी तट। पूर्वी तट पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की फैक्ट्री नाम खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए किस तरीके से अंग्रेज एक एक करके पूरा भारत में पांव पसारता जा रहा है और फैक्ट्री खोलता जा रहा है, सबसे समझौता करता जा रहा है, पट्टा पे लेके मतलब भाड़े पे लेके, किसी को वार्षिक मतलब वो भुगतान दे के ये धीरे धीरे भारत में अपना पैर फैलाना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों 1661 ईस्वी में क्या करता है, अब देखता है उस समय पुर्तगाल का भी भारत में अच्छा खासा कब्जा रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या तिक्रम रचता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा ये दोस्तों पुर्तगाल की राजकुमारी होती है, और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में काम करती है। डचों से तो वो लड़ के वेदरा के युद्ध में डच को लड़ा, उससे पराजित किया, उससे भारत से भगा दिया। अब देखिए पुर्तगाली को क्या करता है, पुर्तगाल की राजकुमारी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा, इसकी जो शादी होती है वो चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन का राजकुमार होता है चार्ल्स द्वितीय, इस दोनों की शादी करवा दी जाती है, ठीक है। और शादी करवा दिया जाता है और दहेज में इसको पूरा क्या मिलता है, बम्बई मिलता है। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिला, तो बम्बई मिलता है। अब चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज क्या करता है, बम्बई को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अंग्रेज जो है अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है, ये अंग्रेजों का ही कंपनी है, तो उसको चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, तो 10 पाउंड वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और बोलता है अब बम्बई को तुम अपने हिसाब से इसको जो करना है करो, व्यापार करो, ठीक है, तो दे देता है। अब उसके बाद बम्बई शहर का स्थापना किया जाता है। तो बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, तो बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार जो है दोस्तों, ये बम्बई शहर का स्थापना किया था। स्थापना क्या किया था, उसको अच्छे से बसाया था, ठीक है। गेराल्ड ओंगियार, बम्बई तो था ही लेकिन उसको अच्छे से बनाया था। जैसे चंडीगढ़ को देखे होंगे, वहाँ पे भी बनाया, सिटी को बनाया गया अच्छे से, वैसे गेराल्ड ओंगियार जो है बम्बई इसका वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गेराल्ड ओंगियार था, ठीक है। तो देखे किस तरीके से पुर्तगाली को दहेज के रूप में बम्बई ले लिया। अब पुर्तगालियों के पास बच जाता है बस गोवा और दमन और दीव, वहाँ पे अब भाई संधि हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तो उस पर अंग्रेज कोई मतलब वो भी इस पर कब्जा नहीं करता है और ये भी उस पर कब्जा नहीं करता है। वो पुर्तगाली लोग दमनदीप और गोवा में सिमट कर रह जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला गया, ठीक है। अब इधर नीचे तो काम कर ही रहा था, भारत के इस क्षेत्र में भी, ठीक है, इस क्षेत्र में भी दोस्तों ये क्या है, पूर्वी भारत। और यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में पूर्वी भारत में उड़ीसा में अपना कारखाना स्थापित करता है। कब, तो 1633 में। अगर पूछा जाए अंग्रेज जो है वो पूर्वी भारत में कब अपना कारखाना स्थापित करता है और सबसे पहले कहाँ, तो सबसे पहले उड़ीसा में 1633 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था, ठीक है, समझ में आ गया।
अब है दोस्तों 1698 ईस्वी में हुगली और कासिम बाजार में कारखाना स्थापित किया जाता है। हुगली और कासिम बाजार, ये जो है दोस्तों ये बंगाल का क्षेत्र है, कासिम बाजार और हुगली, ठीक है, यहाँ पे स्थापित किया जाता है। और वहाँ पे बंगाल का जो शासक था शाह शुजा, इसी की अनुमति के यहाँ पे शुरू किया जाता है। अब देखिए वहाँ का शासक को कैसे पुल्हा लेता था वो, और शासक लोग मान जाता था, ठीक है, और जिसके कारण ही अंग्रेज धीरे धीरे पूरा इंडिया में पैर पसारा। अब तो पहले देखे यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पैर पसारा, फिर इधर गया गोलकुंडा में, यहाँ पे फिर बम्बई ले लिया, ठीक है, अब पूर्वी भारत में अपना फैक्ट्री खोल लिया, धीरे धीरे करके इतना कब्जा कर लिया, उसके बाद बंगाल क्षेत्र में कर लिया, ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो इसी तरीके से पूरा भारत में फैल जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कलकत्ता की नींव डालता है, कलकत्ता शहर बसाया जाता है, ठीक है, कलकत्ता शहर की नींव डाला जाता है और जॉब चार्नॉक के द्वारा, ठीक है, जिस तरह से बॉम्बे का संस्थापक कौन था, तो गेरार्ड ओंगियार, उसी तरीके से कलकत्ता का जो नींव डाला गया था वो जॉब चार्नॉक के द्वारा। किसके द्वारा, तो जॉब चार्नॉक के द्वारा। चार्नॉक जो है दोस्तों वो क्या करता है, कलकत्ता का नींव डालता है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जाता है। तो पूछा जाए कि कलकत्ता में कौन से किले का निर्माण किया गया था, तो फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम, हिंदी में देखिए ये कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में, ठीक है। ये क्या था, एक तरह का फैक्ट्री था, किला था, सॉरी किला का निर्माण किया गया था। किले का जो पहला अध्यक्ष बनता है, फोर्ट विलियम जो किला था, इसके पहला अध्यक्ष बनता है चार्ल्स आयर, इसको पहला अध्यक्ष बनाया जाता है चार्ल्स आयर को, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में एक मुगल सम्राट है फर्रुखसियार, फर्रुखसियार मुगल सम्राट बनता है। ये उत्तर मुगल का बात है। इस समय मुगल धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होता चला जाता है। तो फर्रुखसियार के द्वारा एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है और जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में, देखिए मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में सभी व्यापारिक शुल्क से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि व्यापार पे जितना भी टैक्स लगता था उससे क्या करता है, अंग्रेजों को मुक्त कर दिया जाता है। फर्रुखसियार जो मुगल सम्राट था वो क्या बोलता है कि तुम हमको 3000 रुपया वार्षिक कर दो और जितना भी व्यापार करना है करो, हम तुमको कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इस तरीके से 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में सभी प्रकार का व्यापारिक शुल्क से मुक्ति पा लेता है अंग्रेज 1717 में, ठीक है। और कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिल जाती है। उसके बाद एक और बिल बोलता है कि चलो तुम अपना जो तुम्हारा कंपनी का सिक्का है, अपना सिक्का तुम ढालो और उसको पूरे मुगल साम्राज्य में जहां मर्जी चाहो अपना सिक्का तुम चलाओ। अब बताइए, आरबीआई का एक अपना सिक्का भारत में चल रहा हो और दूसरा कोई आए और वो अपना सिक्का भी पैरेलली चलाने लगे, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो आरबीआई का सिक्का कमज़ोर होगा कि नहीं। इसी तरीके से जैसे एक अंग्रेज कंपनी का सिक्का चलने लगा, धीरे धीरे मुगल का सिक्का कमज़ोर होता चला गया और धीरे धीरे ऐसे ही करके अंग्रेज जो है दोस्तों भारत में कब्जा कर लेता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों अंग्रेज के बारे में आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से वो बंगाल पर अधिकार करता है, बंगाल के शासकों के साथ रलाए होता है, राजपूतों के साथ, सारा पढ़ेंगे। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी लंबा है और अंग्रेज जो है 1947 तक बिल्कुल चलेगा। जब तक भारत छोड़ो आंदोलन में हम इसको भगा ना दें तब तक इसके बारे में तो पढ़ना ही है और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज से हमको पाला पड़ता रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसकी व्यापारिक कोठी सेरमपुर और ट्रेवनकोर में ट्रेकोबार में खोला गया था। 1885 ईस्वी में अंग्रेजों को ये अपना कोठी बेच देते हैं। देखने लगता है कि भाई अंग्रेज मजबूत हो गया है, इसको बेच दो, जो मिल रहा है बेच दो, यहाँ पे रहेंगे, अंग्रेज मार देगा, काट देगा और हमको ऐसे ही भगा देगा। इससे अच्छा है कि कुछ पैसों के साथ बेच के यहाँ से निकल लो। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन जो है वो याद रखना है आपको स्थापना, और क्रम में आपको याद रखना है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर डेनिश आए, ठीक है। इसके बाद एक जो है वो बचता है जो कि कल के वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है फ्रांसीसी।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आपस में खूब लड़े थे, अंग्रेज के बाद अगर कोई ताकतवर था तो वो फ्रांसीसी ही था, और उस समय तो फ्रांसीसी अंग्रेज से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अंग्रेज अपने दिमाग से उसको पराजित कर देता है। तो कल के वीडियो में हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फ्रांसीसी के साथ जो लड़े गए 3 कर्नाटक युद्ध है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और अंग्रेज किस तरीके से बंगाल पर अधिकार करता है, ये 2 टॉपिक को कल हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को हिस्ट्री में पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी अगर आप लोग को कहानी के रूप में समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए तो आप देखेंगे कि 70-80% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बने, इतना करने के बाद आप एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए, चाहे आप लुसिएंट ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं या फिर क्राउन का ऑब्जेक्टिव, या कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया गया हो, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जाता है वैसे वैसे आप उसका ऑब्जेक्टिव करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि 80% ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा, और जो 20% क्वेश्चन या 10% क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा कवर हो जाए। ठीक है, यही जीके पढ़ने का एक तरीका ही है कि सबसे पहले आप थ्योरी को क्लियर कीजिए, उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा, इससे क्या होगा कि आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम डायरेक्ट किसी भी टॉपिक को जीके में कवर नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको पूरा कहानी नहीं मालूम होगा तब तक जीके कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़िए और फिर जाके ऑब्जेक्टिव करिए। ठीक है, मिलते हैं कल के फिर 11 बजे, और फिर अभी दोस्तों 12 बजे से बिहार स्पेशल चल ही रहा था, बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन है बिहार हिस्ट्री का, जिसको हम करा देंगे अभी। ठीक है, और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हिस्ट्री का भी मैराथन 500 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।